Guys, what did we discuss last lecture? The stability of resonating structures. Okay. Any doubts, or should I continue the theory part? Sir, you can continue. Did I tell you about intermediates? No, right? चलिए लिखेगा intermediates. Now, what do you mean by intermediate? So, any reaction, for any reaction, you can write left-hand side reactants, then there is an arrow, and then product. So, you can say, like many reactions take place via intermediate. So, whatever we get in between reactant and product, we call that as intermediate. Many reactions occur via intermediate. देखिए unfortunately क्या होता है, it is difficult to isolate these intermediates. So when you propose any scientific theory or mechanism for any reaction, you need to assume some intermediate right now. So assumption word क्यों use कर रहे हैं, because it is not every time possible to isolate. तो assumption होता है कि ये probably बना होगा, ठीक है. तो जो भी साइंटिफिक थियरीज या मैकेनिज्म्स आते हैं उन पे ऐसा लिखा होगा. तो मेनी रिएक्शंस अगर वाया इंटरमीडिएट्स में, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई बॉन्ड ब्रेक किया, लेट अस से कोई सीसी बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, राइट. सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेकिंग दिस बॉन्ड? One possibility is you give one electron to this carbon, you give one electron to this carbon. So both these carbon atoms will be having one electron. इसको odd electron बोलते हैं, ठीक है. So इसको हम नाम देते, ये एक इंटरमीडिएट हुआ, इसको नाम देते हैं फ्री रेडिकल. रिकॉल करिए, मैंने कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल जैसा वर्ड पहले भी यूज किया है. हाँ, इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक फिशन या ब्रेकिंग, जैसा भी आप लिखना चाहो. And another way of breaking the bond is what? You give both the electrons to one of the atoms. Okay. So in this case, one will get positive charge. That will be electron deficient, right? इसको आप बोलते हैं कार्बोकैटायन. पहले कभी इसको कार्बोनियम आयन भी बोला जाता था, ठीक है, कार्बोकैटायन. And the remaining part will be what? Having negative charge, ऐसा. इसको बोलते हैं कार्बन आयन. और इस क्लीवेज को क्या बोलोगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज. इतना बेटा सबको समझ में आया? Yes. Yes. Okay. Quickly copy this and then I will change the page. So what is that? The last word is written Carbocation, carbanion. Okay, sir. And mostly we talk about these three intermediates, although two more intermediates are there, but mostly we talk about these three intermediates. Whether you talk about stability or you talk about the structure, यही तीन intermediates की questions ज़्यादा आते हैं. Should I remove this page? 1 minute. सर मतलब बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ये इंटरमीडिएट बनेगा क्या, ऐसा मतलब है? बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, पहले नहीं. अच्छा, ओके. ये रिएक्शन है, ये समझ लो रिएक्टेंट है. तो रिएक्टेंट में सारे बॉन्ड्स जो है इंटैक्ट है. आप ब्रेक करोगे, एनर्जी सप्लाई करोगे या इन्फ्लुएंस होगा किसी दूसरे रिएजेंट का, तो बॉन्ड्स विल ब्रेक. एंड व्हेन बॉन्ड्स ब्रेक, इंटरमीडिएट्स विल बी ऑब्टेन्ड बिफोर गेटिंग फाइनल आंसर, फाइनल प्रोडक्ट. ओके, ठीक है.
इसीलिए हमने ये दो टाइप के क्लीवेजेस दिखाए, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। Should I remove this बेटा? यस सर, हो गया। अब you select any example of carbocation, like I am taking this one. जैसे मैंने, या इसको नहीं, बेसिक लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, so that कोई कंफ्यूजन हो। एक ये ले लेते हैं, अच्छा ये इंटरमीडिएट, एक ले लेते हैं ये इंटरमीडिएट, और एक ले लेते हैं ये इंटरमीडिएट। सबको मालूम है इस टाइम पे कि कौन कार्बोकेटायन है, कौन फ्री रेडिकल है और कौन कार्बन आयन। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. सो पहली चीज बात करते हैं हम लोग शेप की। तो इट्स वेरी इजी, सब लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2 sp2, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर आप निकालोगे तो 3 आएगा, लोन पेयर 3 आता है सर, है ना। तो sp2 का मतलब फिर आप प्लेनर शेप बना दोगे, राइट? ट्रायंगल प्लेनर। हाँ, तो ये 3 ऑर्बिटल्स आपने ऐसे ड्रॉ किए, लेकिन कार्बन के पास ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा? 4। तो ये जो 4th ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के, एंड दैट इज एक्चुअली एम्प्टी। इज इट क्लियर? सर तो ये टीबीपी ज्योमेट्री होगा या फिर सादा प्लेनर होगा? ये सिंपल प्लेनर होता है, कोई खाली चीज तुम्हें दिखाई थोड़ी देगी, मतलब नाम दिया हाँ, जाएगा सर। स्पेस, कोई पूछे स्पेस क्या है। आई होप आप समझ पा रहे होगी मेरी बात। हाँ सर, समझ। वो केवल हमने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको बनाया, वो दिखता, हमें दिखते केवल ये न्यूक्लियस है, तो हमें केवल ये 3 एटम्स दिखाई देंगे और बीच में कार्बन दिखेगा बस, ठीक है। ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, दोनों आप लिख सकते हो। एक चीज तो शेप के बारे में हो गई है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा जब चीजें कुछ और ग्रुप लगेगा वगैरह वगैरह। मैं आपको बेसिक वाला सब बता रहा हूँ, क्योंकि उससे लेवल पे अभी ऊपर जा नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, इसको आप डेफिनेटली क्या बोल सकते हो बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अपने जो सिलेबस में जो रिएक्शंस होते हैं उनमें जो रिएजेंट्स होते हैं, कई बार वो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के नाम से बुलाते हैं। यानी कि हमारा ये कार्बोकेटायन भी किस चीज का काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। समझ गया बेटा? और जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, यही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से नहीं, कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है इस वजह से। यस सर। देखो मैं तुम्हें घरेलू एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि किसी के कपड़े फटे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भिखारी है, उसके हाथ पे कटोरा होगा तो वो भिखारी माना जाएगा। तो वही एग्जांपल यहाँ फिट होता है कि प्लस होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। उसके पास क्या होना जरूरी है? एम्प्टी ऑर्बिटल व्हिच कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय एनी अदर। पता चला कोई तुम्हें पैसे देने आया, तुम्हारे पास पॉकेट ही नहीं है, कटोरा ही नहीं है, तो तुमको भिखारी नहीं माना जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। हाँ यस सर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन क्या है, उसके पास क्या होनी चाहिए बेटा? एम्प्टी ऑर्बिटल। यस। जैसे यहीं पर मैं अगर क्विक मैनर में तुमसे बोलूं कि NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है क्या, तो आप बोलोगे नो। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज तो है, लेकिन कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, और उसको तुम इलेक्ट्रॉन लिख करके देख सकते हो। ठीक है, Yes. देखिए बेटा, हम लोग क्या है, ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर पढ़ते हैं, लेकिन टाइम कम है, इसीलिए जहां पर भी जो रिलेटेड है वो मैं नाम ले ले रहा हूं, सो दैट कहीं पर कुछ आया तो यू विल बी एबल टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है, Yes, sir. यस अब आते हैं इस CS3 पे, इस वाले पे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2। यस, इसमें ध्यान देना, इवन इफ देयर इज वन इलेक्ट्रॉन यू विल नॉट काउंट दैट एज पेयर। हाफ पेयर जैसा कुछ होता ही नहीं है, पेयर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं तो नहीं। तो इसका स्टेरिक नंबर भी 3 होगा।
एंड 3 का मतलब ये भी कैसा जाएगा, प्लेनर। लेकिन ये एब्सोल्यूट प्लेनर नहीं होता, इसमें थोड़ा डेविएशन आता है, लेकिन हम ड्रॉ वैसे ही करते हैं। डेविएशन क्यों आ रहा होगा बताओ बेटा? रिपल्शन की वजह Odd से electron. odd electron। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है, लेकिन हम इसको भी नियरली बोल देते हैं, नियरली प्लेनर, ऐसे वर्ड या कुछ ऐसा कोई नियरली जैसा वर्ड वहां भी लिखा होगा तो तुम गेस कर लेना, है ना, ये तो कॉमन सेंस से कर दो हाँ सर। इस तरह। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे सर। देखो, इवन इफ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये गरीब है, भिखारी नहीं है। क्या समझ पा रहे हो एग्जाम्पल? हाँ सर। हाँ क्योंकि भिखारी होने के लिए कटोरा खाली होना चाहिए, इसके पास थोड़ा है तो इसको नहीं मानेंगे। तो ये बड़ा सिंपल है, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इस पे आते हैं। ये तो बड़ा अमीर दिख रहा है ना, ये तो यहीं हाँ। से दिख रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 स्टेरिक नंबर तुमको आराम से Yes, 4 आ 4. जाएगा, है ना, 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 आया, इसलिए तुमने। और तो 4 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। हाँ, याद रखना, टेट्राहेड्रल जो है ना, वो ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स है। क्या है वो? ज्योमेट्री ऑफ शेप पिरामिडल। शेप पिरामिडल होगा, बिल्कुल Yes, sir. अमोनिया जैसा। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। तो इस तरह ड्रॉ करोगे, तो अगर तुमसे बोल दिया उसने ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल, तो उसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और अगर शेप पूछ लेगा तो क्या लिखोगे? पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल। तो बस इस तरह से ड्रॉ कर दो इसको, हो गया काम तुम्हारा। यहाँ कार्बन है, इधर H H H। दूसरी चीज, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में? इलेक्ट्रॉन रिच। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ना, वो रिएक्शंस में किस चीज का काम करते हैं? उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल होने की कंडीशन क्या होगी बेटा? उसके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, है ना, ओ ऐसा। ओके। यानी डोनेटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए। सब ऐसा भी नहीं होगी अमीर तो है कंजूस है तो वो भी देगा नहीं, है ना। तो डोनेटिंग टेंडेंसी मस्ट है। अगर किसी की डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर बोलते हैं कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतना पहले कॉपी कर लो। Should I remove this page? यस सर। यस सर। यस सर, नेक्स्ट सैटरडे नहीं है लेक्चर। नहीं नहीं, इन बिटवीन यू हैव, मतलब किसी और डे पे है परहैप्स। यस इसीलिए आई गॉट कंफ्यूज, मतलब मुझे लगा इस संडे लेक्चर है क्या, सैटरडे लेक्चर नहीं रखा तो आई थॉट। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज वन पार्ट ऑफ द दैट कॉन्सेप्ट कि दे विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू शेप्स। ठीक है, शेप में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। हो सकता है किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना और फिर उसके हिसाब से शेप चेंज कर देना। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। इसमें देखो आप, दे मे आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में एक नोट लिखो, a very special note which you can use, almost everywhere. लिखिएगा, यस सर। for stability we need to check dispersion. For stability we need to check dispersion of charge और delocalization of odd electron। दो ही चीजें हमने इंटरमीडिएट्स में लिखी है अभी, है ना। तो अगर odd इलेक्ट्रॉन है तो डिस्पर्जन के बदले बेटर वर्ड विल बी delocalization। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि मैं सर कैन यू रिपीट?
मैंने बोला है कि फॉर स्टेबिलिटी वी चेक dispersion of charge and delocalization of odd electron. ठीक है. If I take example CH3 this, CH3 CH2, CH3 CH3 and this. We call this as tertiary carbon ion, this as secondary carbon ion, this as primary carbon ion, this as methyl carbon ion, right? So here you can see all these are carbon ions. Now how do we check stability? So we need to check just dispersion or just say charge density here. More charge density on carbon implies less dispersion of charge. Are you getting this idea? Yes, sir. So electron releasing group, if electron releasing group is connected, it will increase the charge on carbon, and that means stability of carbon ion decreases. Charge बढ़ जाएगा ना. And EWG, electron withdrawing group, तो इसको लिखने का मतलब है stability of कार्बन आयन, यहाँ पर है डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस. ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फर्स्ट वी चेक रेजोनेंस, देन वी चेक इंडक्टिव. रेजोनेंस इज प्रिफर्ड, ये याद रखना. ठीक है. रेजोनेंस कैसे चेक करोगे? Whenever lone pair is in resonance with double bond, मतलब ऐसा हो, lone pair single double, तो ऐसा कहीं भी दिखेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? आपने पिछले लेक्चर में बताया था. क्या बेटा? पिछले लेक्चर में आपने पिछले लेक्चर में बताया था सर. हाँ. या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, जैसे NO2 लगाओ, तो ऐसा यहाँ भी रेजोनेंस दिखाई देगा. तो पहले ये चेक करें. तो इसमें आप देखोगे तो देयर इज नो रेजोनेंस. कैन यू सी? हाँ. तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे CH3. अच्छा, याद करके बताओ कौन सा ग्रुप इंडक्टिव में विड्रॉइंग होता है और कौन सा रिलीजिंग? मैंने क्या रखने को बोला था? Every group is withdrawing except negative. Alkyl group and negative charge. यहाँ पर देखो, ये चीज तो तुम्हारा इस पे तो इफेक्ट चेक करना है, तो इसको तो बॉक्स में बंद कर दो. एंड रिमेनिंग पार्ट यू नीड टू चेक कि वो क्या है. तो बताइए, यहाँ पर CH3 ग्रुप्स लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग, व्हाट शुड आई से? रिलीजिंग है ना. तो ये चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी कम कर देगा. तो व्हाट विल बी द ऑर्डर? स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर है. बस आंसर क्लियर है सबको बेटा? इसी में आप ये भी रख सकते हो. दो एग्जाम्पल, एक ये, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन, और एक रख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बन. तो कैन यू सी यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है बेटा? किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है बेटा? मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी. ठीक है. ये सर बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग और ये CH2 दोनों के साथ मतलब रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए उसका मोर कंसीडर किया ना. दोनों का रेजोनेंस नहीं, ये जो लोन पेयर है दैट विल मूव So you had said if from it's here directly to here to here. attached. So many resonating structures are possible. Yes sir, yes sir. Got it.
So इसमें तो वही है ना कि you had said that if the group of atom is directly attached to the benzene, then it becomes. नो नो, वो लोन तो पेयर वो तो आप रेजोनेंस कैसे होता है उसके लिए बोल रहे हो. आई जस्ट चेक दिस. लोन पेयर सिंगल डबल, दैट मींस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस. डन. No sir, to check electron withdrawing की release. Since electrons are moving in the direction of benzene ring, it means the group is electron withdrawing for Okay, this okay. case. Okay. Done, beta. Should I remove this? Yes, sir, done. Now free radical. Free radical. For stability of free radical, we normally do not check inductive effect. Two concepts are used. Perhaps एक हमने शायद डिस्कस किया, एक पता नहीं किया है कि नहीं. Two concepts में एक आता है resonance and second one is hyperconjugation. Somebody is saying, could you go to the last page? Yes. कर लिया? Yes, sir. Did I discuss hyperconjugation? No, sir. नो सर. सर So in short, I will tell you. सर आपने कहा था पढ़ के रखने के लिए. पढ़ लिया बेटा सबने? नहीं सर. नहीं सर. सर मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ एक दो मिनट में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स. Whenever you see free radical, carbocation and double bond, connected with sp3 carbon, connected with sp3 carbon, connected with sp3 carbon and having at least one H, that carbon is having at least one H, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन. तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा H. क्या नाम देते हैं इसको? अल्फा H. First of all, whenever you think about hyperconjugation, या ऐसे मैं बोलूं कि अगर एग्जाम में तुम्हें कोई क्वेश्चन आया और तुम्हें लगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है यहाँ पर, तो ये तीन केसेस हैं. दीज आर द थ्री केसेस वेयर यू कैन यूज हाइपर कॉन्जुगेशन. ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो भी चलेगा, बट उतना आता नहीं है वो. मतलब बेसिकली पाई बॉन्ड होता है, लेकिन यू मोस्ट ऑफ द टाइम हम डबल बॉन्ड में डील करते हैं. सो दीज आर द थ्री केसेस वेयर यू टॉक अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है. नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हेल्प करता है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ये जो CH बॉन्ड है ना, ये अपना बॉन्ड पेयर, बिकॉज ये नेबर है, तो वो अपना CH बॉन्ड ब्रेक करके इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है. यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही चीज है. तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको पड़ोसी इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो अगर पड़ोसी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिनके पास नहीं है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी बेटा? बढ़ेगी. तो यहाँ पर बेटा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग सिंपल चीज क्या लिख सकते हैं? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. ठीक. और इसकी खास बात ये होती है कि जब तुम इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेंस की जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है यहां तुम्हें कोई बॉन्ड दिखाई नहीं देगा. कोई बॉन्ड दिखाई देने का ये मतलब नहीं कि वो तुम वहां से हटा दोगे. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, जिसको हम नो बॉन्ड के फॉर्म में दिखा रहे हैं. ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो, वो केवल इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. शायद मैंने रेजोनेंस के टाइम पे बोला भी होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर
इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। तो सेम मैनर में यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है और रेजोनेंस जैसा इसका बिहेवियर है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या है बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आते हैं मेन काम पे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल इतना पार्ट आप याद रखिएगा कि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। नाउ कौन रिस्पॉन्सिबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो कैन आई से मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more number of alpha hydrogen implies more hyperconjugation, implies more stability? Yes, Yes. sir. ये देखिए, मैंने शॉर्ट में आपको जो चीज रिक्वायर्ड थी हाइपर कॉन्जुगेशन की वो बता दी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये sp3 होना चाहिए बेटा, समझे ना? तभी आप वो CH को काउंट करोगे, वरना काउंट नहीं करोगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। Sir, what is alpha H again? Alpha means neighbor carbon. ये this is the main carbon which is having free radical odd electron. The neighbor carbon is this one. This we call as alpha carbon, and all hydrogen atoms connected to alpha carbon will be called alpha hydrogen. Okay, sir. ठीक है? उसके बगल वाले को बीटा कहते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन होती है ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल डबल। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है, अच्छा ये CC होना चाहिए, है ना? और हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है कि पड़ोसी कार्बन के पास क्या होना चाहिए बेटा? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं रेड से कर देता हूं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए और ये रेजोनेंस के लिए। ठीक है, इसको कॉपी करना है बेटा। डन सर। अच्छा, ये 3 डबल बॉन्ड्स जो दिखा रहा हूं ना मैं बार बार, इसके बदले वो सर्कल बनाकर भी दे सकता है ना, तो बी केयरफुल, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना बार। हाँ सर। अब आपको मैं इतने सारे फ्री रेडिकल्स बनाकर दिखा रहा हूं, आप मुझे इतना बताइए कि किस वाले केस में रेजोनेंस हो रहा है। कैन यू सी ऑड सिंगल डबल किस किस केस में मिल रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टू में, यानी कि these two will be more stable than these remaining examples. ठीक है? Out of these two, in which case you get more resonating structures? लेफ्ट। फर्स्ट केस More resonating. यस सर।
ठीक, अब इन दोनों में तो ये क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि इन सब में अगर रेजोनेंस नहीं है तो व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर, व्हाट डू वी चेक? Hyperconjugation. तो इसको बॉक्स में बंद करो, नहीं तो मिस्टेक हो जाती। कई बच्चे क्या इस वाले एज को काउंट कर लेते हैं, जबकि वो तो उसी का आकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला गया पड़ोसी के यहाँ कितने मेंबर्स हैं, तो तुमने अपने घर पे ही काउंट कर डाला, वो नहीं है। पहले पड़ोसी को आइडेंटिफाई करो, बताइए किसके पास कितने हैं अल्फा एज। फर्स्ट के पास तो नहीं। फर्स्ट के बाद 3 3 3 9 है ना। हाँ सर। अरे अजीब है रे। इसके पास कितने हैं? 6। 6 अल्फा एज। हाउ मेनी हियर? 3 अल्फा एज। इधर 0। No. तो बताइए ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का? Decreasing. सिंपल हो गया। समझ गए आप सब लोग? अभी इसी में अगर चाहो तो आप और खराब वाला ऐसा डाल सकते हो। रीजन इसका क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और sp2 कार्बन हो गया। sp2 क्या और भी खराबी हो गया, है ना। मतलब इसमें जितना जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की बढ़ जाएगी उतना वो खराब स्टेबल हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी चाहिए तो आप लिख सकते हो, इसकी जरूरत नहीं, इतना पूछते नहीं है मोस्टली। ये आगे वाले जो मैंने बताया वो लिख लो आप। कुछ कुछ आप याद भी कर लेना, है ना, क्योंकि टाइम कम है अपने पास। Somebody saying first one more resonating structure. How? When you draw a resonating structure, na, odd electron can go here, odd electron can go here, odd electron can go here. So this way you get more resonating structure, more delocalization. But in this case, what happens? It goes from here to here only. More resonating structures का मतलब होगा more delocalization, ना? इसके एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, बट वो अभी बताने के लिए इतना टाइम नहीं है। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड बेटा। Yes. Yes sir. Done. अब आते हैं कार्बोकेटायन। आई टुक these carbocations at last because here there are a few exceptional examples and at this moment it will be difficult to explain that. हम उसको as such याद रखेंगे, ठीक है ना। इसमें पहले तो मैं एक स्टैंडर्ड ऑर्डर आपको देता हूं जो एग्जाम में पूछ सकता है। एक ये कंपाउंड है जो एरोमेटिक है।
अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मैंने बताया था, तो 0 प्लस चार्ज मतलब 0 कंट्रीब्यूशन, 2 फ्रॉम ईयर, 2 फ्रॉम ईयर, 2 फ्रॉम ईयर, टोटल कितना हो गया बेटा? 6। तो इस तरह काउंट करते हैं, अगर ठीक है, नहीं तो आप इसको याद रखना। इसके बाद एक कंपाउंड आता है जिसमें मैंने 6th केस रेजोनेंस दिखाया था, आपको याद है कि जिसके पास कार्बन के पास प्लस है उसके बगल में एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, दैट बैक बॉन्डिंग काइंड ऑफ रेजोनेंस। कैन यू रिकॉल? Yes. यस सर। फिर इसमें जो ये तो नॉर्मल है, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है वो यहाँ आता है बेटा। ये यहाँ पर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, बट देर इज नो रेजोनेंस, स्टिल इट इज मोर स्टेबल देन बेंजाइड। ये कई सारी टेक्स्ट बुक में गलत आंसर लिखा हुआ, इसको हाईलाइट कर लेना। अभी के लिए केवल इसको याद रखो, ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, बट उसको अभी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसको याद रखना। फिर और मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट यस इनके बीच में है। तो इसके बाद आप इसको ये कहाँ लिखना है मुझे? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, इसका और 2 डिग्री का ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, ऐसा लिखना है। और फिर नॉर्मल CH3 CH2 प्लस ग्रेटर देन CH3 प्लस। रीजन इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग केवल आप चेक करो। CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये सॉरी यहाँ पर H है, सेकेंडरी है ये। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल एक ही बचा है, इसके पास बिल्कुल नहीं है। और ये तो फिर क्या हो गया बेटा, इनके पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल गया। तो एक बड़ा सा ऑर्डर है, आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखना, इसके क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में मिल सकते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या था? कार्बोकेटायन का। We are doing stability. First we did stability of carbon ion, then free radical, and then Yes, sir. this is कार्बोकेटायन। और थोड़ा सा मैच कराना था। अचानक से मान लो उसने ऐसा लिख दिया, तो बताओ ये किसके जैसा मैच करेगा? गेस करिए। दूसरे वाले जैसे। Second वाले. सेकेंड वाला है, तो अगर तुम्हें कहीं ऑर्डर में रखना भी होगा तो वहीं कहीं रखोगे, है ना? तो ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया लेके एग्जाम में सॉल्व करना। यस बेटा, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, बट उसको थोड़ा पहले लिखते हैं, वो क्लोज केसेस हैं। Should I remove this part बेटा? नो सर। गाइस, इसी में ये जो माइनस वाला हमने सबसे पहले लिखा था ना, इसमें आप जो है स्टेबिलिटी जब आप पिक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि वहां पर हमने लिखा था इसमें कि ये डबल बॉन्डेड है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, स्टेबिलिटी ऐसा है, माइनस चार्ज में उल्टा हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन पे निगेटिव होगा दैट विल मोर स्टेबल देन डबल बॉन्ड। उतना वो पूछते नहीं, बट फिर भी एक आइडिया मैंने दे दिया। अब इसके अलावा इसमें जो भी चीजें हैं वो अगर जब शीट आप डिस्कस करोगे ना किसी दिन, देन हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है ना?
उसी में थोड़ा when बहुत will you discuss that assignment? आई डोंट नो, आप जब भी आप लोग बोल दोगे कि हमने कर लिया है तो हम किसी भी लेक्चर में उसको शुरुआत में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा? नेक्स्ट सर नेक्स्ट लेक्चर कर दो. नो इश्यूज, नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे बिकॉज देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई विल टेल यू यू नो with the help of that sheet only. Yes, sir. Okay. Like I solved it, but I didn't get few. No issues. यस सर प्लीज. एरोमेटिक, हाँ कुछ हो सकता है एरोमेटिसिटी से रिलेटेड हो तो उसी समय मैं बता दूंगा. चलिए, सो अब ये पार्ट फिनिश करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बिकॉज इसके बाद फिर आगे चल के रिएक्शंस वाली चीजें बहुत सारी कराऊंगा मैं. सो किसी ने बोला कि सर विल ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव मोर स्टेबिलिटी? मोस्टली बेटा, ठीक है. एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी व्हाइल एंटी एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स अनस्टेबिलिटी. इतना माइंड में रखना है, बाकी तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो करेंगे. So is अभी there a आप comparison between amongst the aromatic compounds? यस बेटा, यस यस, वो जब क्वेश्चंस आएंगे मेरे परहैप्स कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे मैंने, हाँ सर, वही इसलिए मैं तो वो मैं बताऊंगा. जो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है ना, जहां पर मोस्टली वही ज्यादा स्टेबल होता है. तो ओके. जब डिस्कशन होगा आप ट्राई करना, अगर अपने आप हो जाता है तो वेरी गुड. ठीक है सर. आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, है ना. तो इसमें एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा, क्विक मैनर में. लिखिएगा डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या डिफरेंट कंपाउंड्स, हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिखा. डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स. Are called isomers. And the phenomenon of existence of isomers is called isomerism. Phenomenon of existence of these isomers is called isomerism. Clear? सर एक बार रिपीट करोगे सर? I said different compounds that have same molecular formula are called isomers. And the phenomenon of existence of isomers is called isomerism. And isomers have different properties. Repeat करोगे? Isomers have different properties. सर केमिकल और फिजिकल दोनों क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, इसलिए हमने केवल प्रॉपर्टी वर्ड यहाँ पर लिखा. अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारा 9-10 में पढ़ा होगा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये वो भूल जाओ, ठीक है. आइसोमर्स के लिए केवल क्या डिफरेंट होना चाहिए बट क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टीज डिफरेंट, इसीलिए उनको आइसोमर्स बोल रहे हो. सिंपल है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है. अब फर्दर व्हेन यू क्लासीफाई तो उसमें फॉल करेगा. जैसे पहला हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल. आइसोमर्स. यस, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. जैसा भी आप ऊपर आइसोमेरिज्म लिख लोगे तो नीचे वो लिख लेना आइसोमेरिज्म. इसी का दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल. अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल वो बोलने लगा है. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स यहाँ लिखिए. दूसरा होता है जिसको बोलते हैं स्टीरियो और स्पेस आइसोमर्स. ठीक है, स्ट्रक्चरल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग चेन में, रिंग चेन में, पोजीशन में. मतलब चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म. फिर आता है एक इसमें फंक्शनल के बाद मेटामेरिज्म. थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, आप मैनेज कर लोगे बेटा, यहाँ लिख दूं मैं. यस सर. लास्ट है ये टॉटोमेरिज्म. ऑटोमेरिज्म. ठीक है,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग एक पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, जैसा भी लिखना चाहो, और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल जो फर्दर हम डिवाइड करते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जो आप सिस ट्रांस बोलते हो ना, वो इस ज्योमेट्रिकल में आता है। ये हो गया पूरा आइसोमेरिज्म। Yes, sir. Then should I remove this beta? Yes. सर एक सेकंड। Oh. हो गया सर। सर Yes बेटा। सर स्टीरियो के नीचे कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल है ना? Yes बेटा, conformational isomerism and configurational isomerism. ओके सर। अच्छा, अब आते हैं, सबसे पहले देखो छोटे छोटे डेफिनेशंस का आइडिया ले लेते हैं स्ट्रक्चरल में। तो आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। नाउ प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। ये आप 9th 10th में पढ़ते थे फॉर आइसोमेरिज्म, जबकि ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के लिए। आई होप सब समझ गए होंगे। ठीक है? यस। हाँ, और इस वाले में यहां पर ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। ओरिएंटेशन डिफरेंट इन स्पेस। ज्यादा इस पे अभी कुछ डिस्कशन नहीं करना है। आप ऐसे सोचो, इसमें याद रखना कनेक्टिविटी सेम होती है। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। जैसे मैं अगर तुमको बोलूं ये वाला एग्जांपल जो सारे बच्चे सिस ट्रांस वाला जानते हैं, तो इसमें आप देखोगे तो जो CH3 यहाँ पर कनेक्टेड है जिस कार्बन से, दूसरे वाले एग्जांपल पे भी वही कनेक्टेड होगा उसी कार्बन से, केवल ओरिएंटेशन बदल गया। ओरिएंटेशन आप आई होप समझ पा रहे होंगे। ठीक है? सर ये तो कैनोनिकल फॉर्म जैसा है ना? तो इससे वो डाइपोल मोमेंट वाला प्रॉपर्टी। कैनोनिकल फॉर्म इमेजिनरी होते हैं। अच्छा हाँ सर। दीज आर द रियल स्ट्रक्चर्स। समझ गए बेटा? यस सर। हाँ, तो पहले तो ये दो चीजें इसको कॉपी कर लिया जो मैंने बताया, एक मेन स्ट्रक्चर और एक मेन स्टीरियो। फिर वो बाकी पार्ट्स का आ रहे हैं डिस्कशन।
यस सर। सर 1 हो गया ना। अब चेन आइसोमेरिज्म में देखो नाम से तो एकदम शॉर्ट में यहाँ लिख दो, टू कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट चेन्स, बस खत्म कहानी। छोटा छोटा करके डिस्कशन कर, है ना। किस चीज में डिफरेंस आएगा बेटा? चेन्स में। जो चेन। तुम्हारी जो तुम्हारी पेरेंट चेन होती है, इसलिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरेंट चेन को देखना है और वो डिफरेंट है तो समझ लेना कि ये चेन आइसोमर्स। एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका पेरेंट चेन हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब CH3 CH CH3 CH2OH। अब बताइए पेरेंट चेन कौन सा हुआ? हाँ वो दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? मॉलिक्यूलर हाँ, फॉर्मूला सेम है, तो इनको हम क्या नाम दे देंगे? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। बस इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे, है ना। आइसो नियो एग्जांपल और बेटा क्या बोला आपने? आइसो नियो और एंड वो ना चेन। हाँ वही सब है, इसमें कोई खास नहीं। चेन डिफरेंट है, ऐसा माइंड में रखना है। हाँ सर। हो गया ना। अब रिंग चेन आइसोमर क्या है? बड़ा सिंपल है, एक रिंग होनी चाहिए और एक ओपन चेन होनी चाहिए, बस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। एग्जांपल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे? यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है। फॉर्मूला C3H6। C3H6 को स्ट्रेट चेन में अगर ड्रॉ करोगे तो कैसा फॉर्मूला आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। So these two will be under what category? Ring chain. Is Ring it clear chain. बेटा? एक Yes. रिंग हो और एक ओपन चेन, उसको रिंग चेन में डाल। ये सब बहुत डिटेल में लिखाएंगे जब लेक्चर्स आएंगे। अभी के लिए मतलब इतना है कि यू शुड हैव द आइडिया हाउ टू डील विद क्वेश्चंस। डन बेटा? नहीं सर एक। हाँ सर। अब आते हैं पोजीशन। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? पोजीशन अलग कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जो पेरेंट चेन है वो सेम होनी चाहिए बेटा, नहीं तो क्या चेन आइसोमेरिज्म हो जाती है, ठीक है। आइडेंटिकल चेन है, डिफरेंट पोजीशंस। किस चीज की पोजीशन डिफरेंट होगी? साइड चेन ऑफ फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, राइट ना। सब्स्टिट्यूएंट होगा तो भी मान लेंगे। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, ऐसा लिख दिया और फिर एक लिख दिया मैंने ये वाला, कोई बोलेगा ये तो पिछले जैसा है। पिछले जैसा नहीं है बेटा, ध्यान से देखना। इसकी ये चेन है मेन चेन, इसकी भी यही मेन चेन है। देयर इज नो डिफरेंस इन द चेन। 5 कार्बन ऊपर नीचे 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। हाँ हो गया ना। तो इन दोनों का आप क्या ये 1 2 नंबरिंग कर दो आईयूपीएसी वाली। तो एक में आप देखोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और एक में सेकंड पोजीशन पे, तो इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर, ठीक है बेटा। बट पेरेंट चेन तो वो होती है ना जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो। तो एक ही तो है, यहाँ पर एक ही तो फंक्शनल ग्रुप है OH। सर लेकिन आपने नीचे वाले में आपने वो OH को तो मतलब चेन से बाहर कर दिया, उसका तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना। कहाँ चेन से बाहर कर दिया? चेन से ही तो कनेक्टेड है OH, चेन से बाहर कहाँ? सर बट उसकी नेमिंग में तो वो मतलब ऐसे लिखेंगे ना कि टू सेकंड वाले पे OH है। नहीं, इसका नाम है पेंटेन टू ऑल, इसका नाम है पेंटेन 1 ऑल।
दोनों अच्छा पेंट है। हाँ वो तुम्हारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तुम भूल गए ऐसा लग रहा है। ये मेन चीज ये रहेगी, ये केवल ये ऐसा टू हाइड्रोक्सी थोड़ी ना है, ये तो सफिक्स लिखेंगे ना, ऑल। दिस इज द ओनली हाँ सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यस चलो कॉपी कर लो बेटा इसको। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स पॉसिबल है, इसमें कोई वो नहीं है, पोजीशन केवल आपको डिफरेंट कर देनी है और कुछ नहीं। ठीक है, इवन इवन अजीब से एग्जांपल्स भी कई बार तुम्हें मिलेंगे ये वाले, जैसे ये इसका नाम है ऑर्थोजाइलिन। तो बताओ ये सॉरी मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन इसके क्या हो जाएंगे? पोजिशनल आइसोमर। हो गया बेटा, शुड आई रिमूव दिस? नहीं सर। देखिए आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ सिंपल मैनर और थोड़ा छोटा छोटा करके, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर टाइम ही नहीं है उतना, है ना। यस सर। नाउ फंक्शनल, यहां से थोड़ा लेवल बढ़ने लगता है। सर यस बेटा। सर वो आप वो ऑर्थोजाइलिन वाला एग्जांपल एक और बार देखो। वन इज ऑर्थोजाइलिन, वन इज मेटाजाइलिन, वन इज पैराजाइलिन। यस सर। फंक्शनल आइसोमर, इसमें क्या होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब इसमें तुम ऐसा सोच सकते हो, जैसे मतलब तुमको अगर मैं बोलूं इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो इसका फंक्शनल आइसोमर अगर तुम्हें लिखना है तो ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं लगाओगे उसमें, तो ट्रिपल का सब्स्टिट्यूट क्या उसके बदले लिख सकते हो? कैन यू गेस? नाइट्रोजन अटैच कर। नहीं नहीं, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना बदल दोगे। मतलब फंक्शनल ग्रुप बदल देने वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलोगे ना। हाँ सर हाँ सर। आई होप आप समझ पा रहे होगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हाँ हाँ सर समझा। का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम हो गया। इसका Yes, मतलब एल्काइन एंड डाई एल्कीन जिसको बोल सकते हो, है ना, या एल्का डाइन बोलो, एल्का डाइन। एल्काडाइन हाँ सर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। इस तरह से आप तुम याद कर सकते हो। So, sir, you broke the triple bond and divided it into two double bonds. Yes, and I kept the number of carbon, number of hydrogen atoms same. Same. Yes. So this is just an style. आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया था क्या मैंने कभी? यस सर, है ना, नॉर्मल क्लास में किया है। हाँ, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके लिए 2 है, इसके लिए भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैच कर गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा, सब सही हो गया। सर डिग्री ऑफ क्या बेटा? सर ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, आप शॉर्ट में बोल सकते हो? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो होता है जितने हाइड्रोजन कम हो जाए एल्केन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, अगर इसको खत्म करना है तो कितने हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे? 4, तो उसको पेयर में कन्वर्ट करो तो 2 ही आएगा, यानी 2H2 डालना पड़ेगा, तो पेयर में 2 आया, समझे ना। और ट्रिपल बॉन्ड को अगर खत्म करना है, यू वांट टू राइट एल्केन, देन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल यू ऐड? 4 मींस हाउ मेनी पेयर्स? 2। ओके सर, ठीक है, चलिए ये हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया ये CH3CH2 OH, देख पा रहे हो बेटा, ये इसको इथेनॉल बोलते हैं। हाँ सर, C2H। तो इसका दूसरा ईथर बना सकते हैं ना हम लोग, नहीं समझे? तो ये दोनों आपस में क्या हो? फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर।
अब ऐसे सोचो, मतलब तुम एक काम ये कर सकते हो, चैप्टर्स के नाम याद रखो। चैप्टर्स के नाम क्या क्या हो सकते हैं बेटा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देन एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इस तरह नाम है। तो अब जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे मन में आया एल्कोहल, तो एल्कोहल की खास बात क्या होती है? उसके पास एक ऑक्सीजन है। तो इनमें से कौन कौन है जिसके पास एक ऑक्सीजन है? एल्डिहाइड के पास भी होता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि उसके पास एक अनसैचुरेशन भी होता है, जो यहाँ एल्कोहल में नहीं है। यानी एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर एल्डिहाइड कीटोन नहीं होना चाहिए। हो सकता है अगर तुम इसमें एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड भी डाल। नॉर्मल सिचुएशन में एल्कोहल एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर। और उसी तरह क्या एल्कोहल कार्बोक्सिलिक का हो सकता है? तो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 2 ऑक्सीजन होते हैं, इसके बस एक ही है। गेटिंग दिस आइडिया? सो ये नाम याद रखने से तुम गेस कर पाओगे कौन किसका। एस्टर हो सकता है कार्बोक्सिलिक का, क्योंकि उसके पास भी 2 ऑक्सीजन होते हैं। समझे ना? तो इस तरह से आपस में मैच कराना कि कौन किसका हो सकता है आइसोमर। ये आपस में हो सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो एक ट्रिपल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड कर दो, एल्काइन नहीं होगा, एल्काडाइन हो जाएगा उसमें, है ना? ये भी मैं लिख देता हूं, एल्काडाइन। तो ये दोनों आपस में देखो फिट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में फिट हो जाएंगे, एल्डिहाइड्स कीटोन्स आपस में फिट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में फिट हो जाएंगे। इस तरह से तुम सोच सोच कर आंसर निकाल सकते हो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? हाँ सर। सर ईथर का फॉर्मूला बता सकते हो? ईथर का फॉर्मूला लिखा था ना कुछ, ROR, ROR होता है बेटा। और इसका अगर मैं नॉमेनक्लेचर में भूल भी गया हूं तो आप इसका नाम लिख देना। इसका नाम है एल्कोक्सी एल्केन। इसका जनरल नेम है ये, इस पे कोई चेंजेस नहीं होते। एल्कोक्सी स्मॉलर वाला R होता है, ठीक है? और इसका मतलब अगर मैं तुमसे नाम पूछूं CH3O CH2 CH3, तो इसका नाम बताइए बेटा क्या होगा? स्मॉलर ये है, ये तो ये मिथाइलऑक्सी मिथाइल है, मिथॉक्सी बोलते हैं। मेथॉक्सी। हाँ ऐसे, बस कितना सिंपल है। इसको भी लिख लेना। प्राप्त वहां कहीं छूट गया था मेरे से, मैंने शायद, मुझे याद नहीं है, शायद ये नहीं बताया। हाँ सर, वो लिस्ट में तो नहीं है। हाँ तो इसको लिख दो, छोटी सी चीजें छूट गई उस टाइम को। Should I change the page बेटा? ये वाला कॉपी कर लिया। तो ईथर को लिस्ट में कहाँ पोजीशन करें? ईथर कहीं लिस्ट में पोजीशन नहीं होता, उसका वो केवल एल्कोक्सी के नाम से जाना जाता है, अच्छा। इसीलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। प्रीवियस स्लाइड पे ये स्लाइड चाहिए। ये कॉपी कर लिया बेटा। सर ईथर आपने वो फंक्शनल ग्रुप्स के प्रेफरेंशियल ऑर्डर में नहीं दिया था। ईथर कहीं भी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में नहीं आता बेटा, वो लास्ट में आता है, एल्केन के भी नीचे आता है। दैट इज
treat it as a prefix only. OR is called alkoxy always. ये कॉपी कर लिया बेटा। तो बहुत सारी इस तरह से तुम लिख सकते हो, जैसे CH3CHO ये दिया है, या एक कार्बन और बढ़ाएंगे तभी आ पाएगा। CH3CH2CHO ये देखो एल्डिहाइड है, एम आई करेक्ट? इसका कीटोन बना सकते हो। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए। ठीक है, ये कीटोन हो गया। अब तुम चाहो तो इसमें ऐसा कर सकते हो कि एक डबल बॉन्ड डाल दो और एक एल्कोहल डाल दो, तो ये भी हो सकता है। या फिर एक डबल बॉन्ड डाल दो और एक ईथर डाल दो, ऐसा वाला। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे बेटा? Functional isomers. फंक्शनल। तुम्हें केवल सेटिंग करनी है, इधर से उधर सेट कर देना है, किसी तरह से मैनेज कर देना। फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप उसमें अलग नजर आना चाहिए। यहाँ तुम्हें एल्कोहल आ रहा है, एल्कोहल along with वन डबल बॉन्ड, यहाँ ईथर आ रहा है along with वन डबल बॉन्ड, और ये एल्डेड। इन सब में खास बात ये कि 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, दैट मीन्स 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको देखो बेटा, तुम्हें नहीं लगता है कि ये और ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं? और भी बन सकते हैं इसमें, लेकिन ये दो आप फंक्शनल आइसोमर्स आप लिख दोगे आपस में, बताओ। एक एस्टर और एक कार्बोक्सिल। यस, एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आप प्रीवियस पेज पे 1 मिनट के लिए। फिर से प्रीवियस पेज। हाँ सर, इधर ये मिथाइल इसको मेथॉक्सी इथेन को इथाइल मिथाइल ईथर बोल सकते हैं। नहीं बेटा, मिथॉक्सी बिकॉज स्मॉलर एल्काइल को एल्कोक्सी बोलते हैं, इसलिए मिथॉक्सी। सर आप अगले पेज पर जा सकते हैं। अगले पेज पे? अगला कोई पेज नहीं, यही है। हाँ सर, मैं यही पेज बोल रहा हूँ। यस सर, डन। डन। यस सर। Now you write metamerism. मेटामेरिज्म थोड़ा कंफ्यूजन वाला है मेटामेरिज्म। इसमें आप थोड़ा मतलब इसलिए ज्यादा इसमें और डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो बाकी उसमें चले जाओगे तो वहां भी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें क्या रहता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। खास बात ये है कि अपने सिलेबस में हमको जिसको आप डाई वैलेंट बोल सको, डाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसा कौन? डाई वैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 2, तो ऐसा ईथर होता है, हाँ। सेकेंडरी एमाइन होता है। क्या विजुलाइज कर पा रहे? यस सर। इवन एस्टर, इतने हिस्से को 1 मान लो, तो 2 ही तो डंडे इसके पास बच गए। Yes. समझ गए ना? तो इसमें हमको मिलेगी मेटामेरिज्म। कैसे? इसमें कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर ये लिखता हूँ, CH3 CH2O CH2 CH3। आई कैन राइट दिस एज CH3 CH2 CH2 O CH3। तो इसमें क्या होता है कि अराउंड दिस डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। देखो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओवरऑल सेम है। तो कई बार पोजीशन से आप इसको कंफ्यूज कर सकते हो, इसीलिए मैं ज्यादा इधर उधर आपको वो नहीं कर रहा था। केवल इतना है कि डाइवेलेंट लेना है, डाइवेलेंट, और उसके सराउंडिंग में एल्काइल ग्रुप्स चेक कर लो। इधर
दोनों तरफ इथाइल इथाइल है, जबकि इसमें क्या आ रहा है बेटा, एक तरफ प्रोपाइल है और साइड जो है मिथाइल। मिथाइल। तो आप क्लियरली बता सकते हो दीज टू आर आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अराउंड दैट डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। यस तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स to the around attached to the divalent yes divalent functional group। ये लिखो बेटा। अब इससे ज्यादा इसमें तो बताना ठीक नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज। मतलब बस आसपास कार्बन एक्सचेंज हो रहा है ना। हाँ सर उधर एंड में आपने क्या लिखा है, राइट मोस्ट साइड में? राइट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। और सर उसके पहले वो क्या, इथाइल के बाद क्या लिखा है? इथाइल इथाइल फिर प्रोपाइल मिथाइल। यस सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. टॉटोमेरिज्म सबसे डिफिकल्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आता है। Ketone अरे वाह बेटा। टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमर्स में क्या है, पहली चीज है कि द टू आइसोमर्स आर इन इक्विलिब्रियम। जो भी दो आइसोमर्स आप इसमें लोगे तो वो सेपरेट नहीं रहते बेटा, वो इक्विलिब्रियम में एक साथ एक दूसरे के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेन पॉइंट होता है कि इसमें H माइग्रेट करता है, H माइग्रेट्स फ्रॉम वन polyvalent atom to another polyvalent atom। एग्जाम्पल दे, बहुत से दूसरी पॉसिबिलिटी है लेकिन हम लोग मेनली डील करते हैं, जैसा किसी बच्ची ने बोला, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। इसमें डील करते हैं बेटा हम लोग मेनली कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। तो देयर इज वन स्ट्रक्चर जो कीटोन का है, वो ये है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, कीटोन कैसे पता चलता है मुझे सी डबल बॉन्ड देखकर पता चला, उसके आजू बाजू में कार्बन है, तो जो उसका नेक्स्ट कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके पास जो हाइड्रोजन है ना, दैट इज लिटिल एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। उसका H हटाओगे तो माइनस चार्ज रेजोनेंस करता है, इसलिए वो एसिडिक है। तो उस हाइड्रोजन को माइग्रेट करा दो और इस O को दे दो। जैसे ही तुम उसको ब्रेक करो, उसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख दूं तो तुम समझ लोगे क्या बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसा लिख दूं तो समझ लोगे, एक H हटा दिया मैंने, तो ये जो है ना, समझ लो यहां ड्रॉप करो तो ये यहां ड्रॉप करो और इसको H प्लस के फॉर्म में बाहर करो। तो तुम विजुलाइज कर पा रहे हो ये स्ट्रक्चर? हाँ सर। तो जो H प्लस बाहर गया वो माइनस को मिल गया, वो H बन गया, सिंगल बॉन्ड हो गया।
ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा टूट करके, और O माइनस को H मिला तो OH हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं कीटो फॉर्म, क्योंकि उसमें C डबल बॉन्ड हुआ है। इवन एल्डिहाइड होगा तो भी कीटो फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसके पास एल्कोहल भी है, एल्कीन भी है। तो एल्कीन का हमने चोरी किया EN, एल्कोहल का चोरी किया ऑल। क्या आंसर हो गया इसका? इनोल। इनोल। समझ गए सब लोग बेटा? इसको कॉपी कर लो। So, Yes, so can you explain this part again? I said keto-enol tautomerism. तो कीटो फॉर्म के पास जो ये अल्फा एच है ना, I showed the structure here. You can see this carbon is alpha carbon that is having hydrogen. Just remove that hydrogen from here. So the 2 electrons will be given like this. You need to shift 5 electrons like this. O will get minus charge. Since O becomes O minus, that H plus will be given to oxygen. So it becomes OH. And this is getting extra 2 electrons. So 2 electrons means 1 extra bond. ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पाई बॉन्ड को उधर शिफ्ट कर दो, H को इधर ले आओ, ये नॉल बन गया। कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल तरीके से। H इसको दो और डबल बॉन्ड ऊपर ले जाओ, वही तो हो रहा, माइग्रेशन ऑफ H फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। और इसको ऐसा भी लिख सकता है रीलोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और आसान कर दिया मैंने, रीलोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, लेकिन अल्फा H होना चाहिए। और टॉटोमेरिज्म क्या होना चाहिए बेटा? अल्फा एच। यस सर। पूरा कॉपी कर लिया? Yes, sir. हाँ सर। Similarly, this is an aldehyde. This side you do not have any alpha carbon, so no alpha hydrogen. This is not your alpha hydrogen. Alpha hydrogen, this one. Just relocate. Is it clear, everyone? Yes sir, yes. This is keto form. This is enol form. ये लिख लो आप। Sir, these are like two distinct compounds, right? But we just show them like this. The Yes, isomer these are two different compounds, but they exist in equilibrium with each other. मतलब इन दोनों को एक दूसरे से आइसोलेट नहीं कर सकते? क्या? इन दोनों को एक दूसरे से आइसोलेट कर सकते हैं कि नहीं? इन दोनों को आइसोलेट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए तो ना वो साथ में ही रहते हैं। Sir, same ठीक है, कोई ratio में है? नहीं नहीं, वो अलग अलग स्टेबिलिटी पे वो मैं लिखाने वाला।
Yes, sir. कर लिया बेटा? अब यहाँ पे लिखिएगा एक नोट कि मोस्टली keto form is more stable than enol form. Mostly keto form is more stable than enol form. Mostly keto form is more stable than enol form. और इसका रीजन थर्मोडाइनेमिक्स है, वो अभी ज्यादा हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे. बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू इस पर डिसाइड होता है. अब जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो लिख लो. याद है मैंने, कैन यू रिकॉल? Am I audible? Yes, sir. Cross conjugation. Factors दिखाए. हाँ, so यहाँ अल्फा एच ये भी है, यहाँ अल्फा एच ये भी है, यहाँ अल्फा एच ये भी है. सो मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर, बीच में नहीं आ रही. हाँ, थोड़ी बहुत. अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ सर. अब अच्छी आ रही. So I am saying कि out of these three, this alpha hydrogen is most acidic. So this alpha H is going to participate in tautomerism. This is the correct, isomer, tautomer, which I say of this keto form. So if somebody asks you ki why are you not taking this alpha H for this tautomerism, your answer will be ki this H is actually most acidic among all possible alpha H. Is it clear, beta? Yes, sir. Yes, sir. ये आपको माइंड में रखना है. और इसका रीजन आप ऐसे दिखा सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पॉसिबल हो जाती है ऐसी. इसको बोलते इंट्रामोलिकुलर. इंट्रामोलिकुलर. Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड. So intramolecular hydrogen bonding is, responsible for exceptional stability of this enol form. So यहाँ पर हम लिखेंगे enol form is more Stable. Yes. ये लिख लो बेटा. More stable enol form implies more enol content. Are you able to see screen, beta? Yes, sir. आज भी हमने बहुत सारी थियरी पढ़ ली है, तो
इसको फिनिश कर लेते हैं टॉटोमेरिज्म को, उसके बाद आप रेस्ट करना। बहुत ज्यादा थियरी कर लिया हमने आज भी। डन। डन बेटा? जी सर। हाँ सर। अब इसमें एक एक जनरल थोड़ा सा जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको ऑर्डर दे देता हूँ, और उसका हेडिंग डाल देना एनॉल कंटेंट ऑर्डर। एनॉल कंटेंट ऑर्डर का यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया बेटा? द कंपाउंड विच आई एम गोइंग टू राइट, उनका एनॉल फॉर्म आपस में रिलेटिवली किसका ज्यादा स्टेबल है, किसका कम स्टेबल है, उससे आपको एनॉल कंटेंट आता है। ठीक है ना? क्या गेस कर सकते हो इसका एनॉल फॉर्म क्या होगा? दिख रहा है बेटा? फिनॉल, एरोमेटिक मिला, ऑलमोस्ट 100% एनॉल एग्जिस्ट करता है, समझे? ग्रेटर देन, यानी इसका एनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसके बाद आप जो लिखते हो नॉर्मली, मैं ज्यादा अभी डिस्कशन तो नहीं कर सकता, हाँ मतलब एग्जांपल लिख देता हूं। ये इसमें भी एक्टिव मिथाइलिन है बेटा। यस सर। इसमें भी एक्टिव मिथाइलिन है, आप देखोगे। ये 3 एग्जाम्पल एक्टिव मिथाइलिन वाले हैं, इनके पास एनॉल कंटेंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इसका करीब करीब 76% होता है, इसका 80 से इसमें रहता है, ये भी उसी रेंज में रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है। अब यहाँ देखो, ये इस हिस्से में चेंज हुआ, एनॉल कंटेंट कम हो गया, दोनों तरफ वही लगा। एक्टिव मिथाइलिन इसके पास भी है, लेकिन दोनों तरफ ये चीज पार्ट आया। ध्यान से देखो बेटा, डिफरेंस, हाँ याद रखने के लिए जरूरी है। फिर सिंपल एल्डिहाइड कीटोन, सिंपल एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट में ये ऑर्डर है। यू मे गेट क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस, तो मेरे ख्याल से आप कर पाओगे। सर तीसरे वाले में नंबर क्या लिखा? तीसरे वाले में ये HCO सॉरी चौथे वाले में 76% अप्रोक्सीमेटली। तो इसका रीजन है कि हमने आइडेंटिफाई करके याद कर। सबके रीजन से बेटा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको पता है इसके लिए ये तीनों ज्यादा क्यों है, तो आई जस्ट टोल्ड यू बिकॉज ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा रीजन से एक आइडिया दे दिया है मैंने आपको, लेकिन इनका डिटेल और भी बहुत सारी चीजें लिखानी होती है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल अभी के लिए। आप कर भी नहीं पाओगे और इतना इतना आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में। यस सर। ओके, इतना आप नोट कर लो बेटा, और इसको रिवाइज करना, जो मैंने शीट भेजी उसको सॉल्व करना। ठीक है ना? और प्रोबेबली मैं या तो एक शीट और भेजूंगा, नहीं तो एक लेक्चर होने के बाद फिर भेजूंगा शीट, लेकिन जो पुराना 2 शीट्स आप भेजा उसको जरूर सॉल्व अगले लेक्चर होने के बाद थर्ड वाला भेजना। क्या बेटा?
सर अगले लेक्चर में वो फर्स्ट और सेकंड डिस्कस होने के बाद थर्ड ठीक है, तो आप you all must attempt those 2 sheets, and at the start you say कि we need to discuss those sheets. ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay बेटा। ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, हाँ sir. सर, हो गया Bye, sir. Okay बेटा। बाय सर।